my channel Study with Tani. Students, in the previous video lecture, we have learned about the cell. We have learned about the types of cells, that is unicellular cell and multicellular cells. And then we have discussed about the different types of cells, that is the prokaryotic cells and another one is यूकैरियोटिक सेल्स। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे चैनल पर और उस वीडियो लेक्चर को देखकर समझकर तब आइए, तब आपको नेक्स्ट चीजें अच्छे से समझ आएंगी। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज को पढ़ने वाले हैं। आज हम अपने सेल के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे सेल के अंदर क्या क्या नई चीजें होती हैं और पढ़ेंगे एक डिटेल स्टडी अबाउट द सेल। तो जब हम सेल की बात करते हैं, एज आई टोल्ड यू दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए, क्या कि जैसे ये एक सेल है, दिस इज अ सेल, तो ये जो सेल होती है वो किस किस चीज से मिलके बनी होती है, इस सेल के अंदर क्या होता है, सेल कैसे फंक्शन करती है, इतनी सारी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में परफॉर्म होती है। एक छोटी सी सेल से पूरा इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो कैसे कैसे ये सब चीजें पॉसिबल हो पाती हैं? ऐसा क्या है सेल के अंदर जो सेल को इतनी ज्यादा एक्टिविटी करवा देता है, सेल पूरी ग्रो कर पाती है, डिवाइड कर पाती है, हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितनी भी बॉडी में पार्ट्स हैं, सब फंक्शन कर रहे हैं अच्छी तरह से, कोऑर्डिनेटिवली वर्क करते हैं। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस सेल। तो ऐसा सेल में क्या है वो आज हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ? सेल किस चीज की बनी होती है, क्या है सेल के अंदर? द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस इज, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल? सेम बात है कि सेल की स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें इंक्लूड हैं और सेल किस किस चीज से मिलके बनी होती है। तो चलिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, द आंसर इज, अगर हम बात करें कि सेल की स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो हम आंसर देंगे कि सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं सेल ऑर्गेनेलीज। देखिए, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी है, ऊपर हमारी बॉडी के ऊपर होती है स्किन, और बॉडी के अंदर अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स, ये सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जो सेल को फंक्शन कराती हैं और उन ऑर्गेनेलीज को सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। तो चलिए, अगर हम एक सेल को एक माइक्रोस्कोप में देखें तो सबसे पहले क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलेंगी जो सेल की बेसिक स्ट्रक्चर होती है। तो मैं आपको बताती हूं सेल की 3 इंपॉर्टेंट बेसिक स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The second one is nucleus, and the third one is cytoplasm। तो ये 3 ऐसी बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। द फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज न्यूक्लियस एंड द थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। अब देखिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होती हैं और कैसे कैसे ये स्ट्रक्चर फंक्शन करती हैं। तो सपोज ये हमारी सेल है, तो जब ये हमारी सेल है तो इसकी एक आउटर कवरिंग होती है, इसकी बाहरी परत, द फर्स्ट लेयर, ये सेल की जो फर्स्ट लेयर आउटर बाउंड्री होती है, इसको कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल में एक सेंट्रली लोकेटेड पार्ट होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। यस, दिस इज न्यूक्लियस। अब एक बात आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आउटर कवरिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, और ये हमारा न्यूक्लियस, ये सारा हमारा कंप्लीट न्यूक्लियस है, सेंट्रली लोकेटेड। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का और न्यूक्लियस के बाहर का ये जितना भी पोर्शन है इसको
इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में फ्लूइड फिल होता है और यहाँ पर ही सारी सेल्स की ऑर्गेनेलीज, सेल की ऑर्गेनेलीज सारी कहाँ प्रेजेंट होती है? सेल साइटोप्लाज्म के अंदर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेल की आउटर कवरिंग जो सेल को प्रोटेक्शन देती है, भाई हमारी जैसे हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है हमारी स्किन। स्किन क्या करती है? हमको बाहरी जितने भी बैक्टीरिया या जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबसे प्रोटेक्ट करती है, अंदर नहीं जाने देती। इसी तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की बाउंड्री होती है, बिल्कुल सेल की आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और अंदर सेंट्रली लोकेटेड होता है ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज न्यूक्लियस, जिसकी वजह से पूरी सेल फंक्शन अच्छे से कर पाती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का जितना भी ये पोर्शन होता है इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। दिस इज द फ्लूइड फिल्ड लिक्विड। यहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड जेली लाइक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसके अंदर सेल की अदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे सेल की पहली प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में, जिसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी क्या क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है और कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वर्क करती है। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये हमारी सेल है, तो सेल की जो आउटर मोस्ट बाहर की कवरिंग होती है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो आप लोग ये बात और मेंशन कर लीजिएगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। द पॉइंट इज नोटेड हियर दैट द सेल मेम्ब्रेन इज आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी परत, सबसे बाहरी लेयर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। किसकी? सेल की। जो क्या करती है? इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। देखिए क्या है इस लाइन का मतलब, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये हमारा आउटर इन्वायरमेंट है ना, और ये हमारी सेल है, ये सेल है और ये आउटर इन्वायरमेंट है। अब इस आउटर इन्वायरमेंट से इस सेल के अंदर की जो कंटेंट है इसको सेपरेट कौन कर रही है? बताइए कौन कर रही है? हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही तो ऐसी लेयर है जो सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। यही तो बीच में प्रेजेंट है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये सेल का अंदर का कंटेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बीच रास्ते में आती है कंटेंट ऑफ द सेल के और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट इट इज द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल एंड इट separates the content of the cell from the external environment. I hope that is clear to you all. Next point हम बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन allow the entry and the exit of some material in and out of the cell. देखिए ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया ये सेल है, ये न्यूक्लियस है और ये हमारी ये आउटर कवरिंग इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या होता है? अब हमारा ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। अब इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कुछ इसमें क्या होते हैं? मटेरियल्स कुछ प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, यहाँ बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेल के अंदर जाने होते हैं। अब ये मटेरियल है, सपोज इसको सेल के अंदर जाना है, तो जब ये अंदर जाएगा तो इसको किसको क्रॉस करना पड़ेगा? यस, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही तो क्रॉस करना पड़ेगा ना। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके ही तो सेल के अंदर जा पाएगा। तो इसीलिए बोला, अब कोई चीज, अब कोई मटेरियल है जो सेल के साइटोप्लाज्म में कंटेंट प्रेजेंट है, अब उसको अगर सेल के बाहर आना है तो बाहर आने के लिए भी उसको किससे क्रॉस करना पड़ेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अलाउ करती है एंट्री, अंदर एंटर करने के लिए, और एग्जिट, सेल के अंदर से कोई भी चीज बाहर आने के लिए, किसका? मटेरियल का। इन एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब सेल के अंदर कुछ जाना हो या सेल से बाहर कुछ आना हो,
हो, तो वो सब जो भी होता है वो सेल के अंदर आना या सेल के से बाहर जाना, ये जो प्रोसेस होती है इसके बीच में प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इन एंड आउट ऑफ द सेल मटेरियल का जो कंडक्शन होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करा सकती है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो बी फोकस्ड। देखिए, इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखिए, द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखिए, इस बात को ऐसे समझते हैं। देखिए, सपोज हम अपने घर के अंदर कुछ वर्क कर रहे हैं, हम सब अपने घर के अंदर बैठे हैं। अब क्या होता है, अब बाहर से सपोज कीजिए बहुत सारे कुछ चोर हैं या डाकू हैं, है ना। अब हम उनको अपने अंदर घर के अंदर लेना चाहेंगे या नहीं? नहीं, हम थोड़ी चाहेंगे कि हमारे अंदर घर के अंदर चोर आ जाए या डाकू हमारे घर के अंदर आ जाए। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि अगर चोर और डाकू हमारे घर के अंदर आ गए, हमारे मेन गेट, हमारा जो मेन गेट है, मेन गेट की जो बाउंड्री है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। आप ऐसे समझिए इस बात को कि हमारा घर है, ये हमारा रूम है, ये हमारा जो अपना जहां हम रहते हैं वो हमारा घर एक सेल है ना। और जो हमारा मेन गेट है, जो हमारी बाउंड्री है घर की, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बाहर तो चोर डाकू है, तो क्या हम चाहेंगे कि चोर डाकू हमारे घर के अंदर आए? नहीं चाहेंगे ना। क्यों नहीं चाहेंगे? क्योंकि हमको पता है कि चोर डाकू अगर हमारे घर के अंदर आ गए तो हमारे घर में नुकसान करेंगे, हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे घर में जितना भी मटेरियल है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि चोर डाकू हमारे घर के अंदर आए। ऐसे ही कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं सेल जिनको अपने अंदर नहीं लेना चाहती। सेम इसी तरह से समझिए इस बात को, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको जिनकी जरूरत नहीं होती। सेल बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये मटेरियल हमारे अंदर आए, तो सेल बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ये मटेरियल मेरे अंदर आए, सेल के साइटोप्लाज्म में आए या फिर सेल को नुकसान पहुंचाए। ऐसे भी तो मटेरियल होते होंगे ना। तो इसीलिए जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, दिस इज सेलेक्टिवली परमिएबल। देखिए स्टूडेंट्स, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, इस वर्ड को। The plasma membrane is selectively permeable. Selectively permeable मतलब हम अपने घर के अंदर आने के लिए लोगों को सेलेक्ट करेंगे ना। हर किसी को थोड़ी अपने घर एंट्री दे सकते हैं, हम सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारे रिलेटिव्स आए, मामा, चाचा, मामी, नानी, ये हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हम उनको ही तो अपने घर में एंट्री देते हैं। अनजान लोगों को तो हम गेट पर ही रोक देते हैं, हम तो नहीं उनको बोलते कि बिना पूछे हमारे घर के अंदर आ जाइए। क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने लोगों को सेलेक्ट करा हुआ है, सेलेक्टिव पीपल्स ही हमारे घर के अंदर आ सकते हैं। इसी तरह से सेलेक्टिवली मटेरियल, जो मटेरियल सेल सेलेक्ट करती है कि हाँ भाई इसकी मुझे जरूरत है, ये मेरे अंदर आ सकता है। अदरवाइज जिस मटेरियल की सेल को जरूरत नहीं होती, सेल उसको एंट्री नहीं देती है। इसीलिए बोला जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब परमिशन, परमिएबल मतलब जो आर पार सेल के जा सके। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मटेरियल जो सेल सेलेक्ट कर सकती है वही सेल के अंदर जा सकते हैं। इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। वो मटेरियल को, चीजों को सेलेक्ट करती है तब उनको अंदर आने देती है, और जिसको सेलेक्ट नहीं करती वो सेल के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। तो इसीलिए plasma membrane is known as selectively permeable membrane. I hope this point is also clear to you all. चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट सिनेरियो के बारे में। देखिए, हाँ, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, देखिए फ्रेंड्स, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है, आपको समझ आता है, तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए। देखिए, अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे भी एक बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है, और हमको किसी भी काम को कंटिन्यू करने के लिए एक मोटिवेशन की बहुत जरूरत होती है, और वो मोटिवेशन मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन और लाइक एंड कमेंट से आएगा। तो प्लीज फ्रेंड्स, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। नाउ मूव टू आवर टॉपिक। देखिए, जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मूवमेंट की बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये आउटर एनवायरनमेंट है, ये सेल का इनर एनवायरनमेंट है। अब क्या होता है, यहाँ से मटेरियल बाहर जाता है और बाहर का मटेरियल अंदर आता है, वो भी वो मटेरियल जिस मटेरियल को सेल की जरूरत होती है
जिस मटेरियल को सेल सेलेक्ट करती है। अभी मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। वो जिस मटेरियल को सेलेक्ट करेगी, जिस मटेरियल को सेल चाहेगी कि हाँ जिस सेल को जिस मटेरियल की जरूरत होगी, सेल उसी की एंट्री अलाउ करती है, इसीलिए परमिएबल होती है, वो भी सेलेक्टिवली परमिएबल। हाँ, तो जैसे ही हम ये मूवमेंट की बात कर रहे हैं कि भाई मटेरियल अंदर जा रहा है, मटेरियल बाहर आ रहा है, वो जो मूवमेंट है उस मूवमेंट से दो सिनेरियो जुड़े हैं। अब हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, कौन कौन से ऐसे सिनेरियो है जो सेल के मूवमेंट से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन एंड आउट मूवमेंट से, एंट्री एंड एग्जिट से जुड़े हैं। तो देखिए ये दो सिनेरियो हैं। द फर्स्ट वन इज ओस्मोसिस एंड द अनदर वन इज डिफ्यूजन। तो चलिए हम बात कर, देखिए ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन आप बिल्कुल फोकस तरीके से बैठे रहिए अपनी सीट पर और पढ़ते रहिए। ये आपको एग्जाम्स में भी जरूर आएंगे, एग्जाम पर्पज से, कंपटीशन पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं और बच्चों को इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता ही है। तो आज वो सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे और स्टार्ट करेंगे ओस्मोसिस से। देखिए ओस्मोसिस क्या होता है, क्या होता है ओस्मोसिस। अब सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ ओस्मोसिस का और डिफ्यूजन का। देखिए अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में, डिफ्यूजन की प्रोसेस के दौरान जो सेल के अंदर आने वाली चीज है या बाहर जाने वाली चीज है वो गैसेस मटेरियल होता है। तो इसीलिए हम डिफ्यूजन में बोलते हैं कि गैस एक्सचेंज, गैसेस का एक्सचेंज। और गैसेस कौन सी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है। तो गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सेल as well as cell and its external environment is called diffusion। अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखिए अब ये जैसे सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके पास में एक और सेल हो, है ना, सेल से सेल भी जुड़ी हो सकती है। तो ये बोला जाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सेल है और यहाँ पर कोई सेल पास में नहीं है और इसका आउटर एनवायरनमेंट है। इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि गैस एक्सचेंज बिटवीन सेल्स, मतलब दो सेल्स के बीच में गैस एक्सचेंज, या फिर सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेल है और इसका ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। इनमें जो गैस का एक्सचेंज होता है, फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, गैस का एक्सचेंज जो होता है उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। मूव टू द ऑस्मोसिस। जो वाटर का एक्सचेंज होगा बिटवीन द सेल, सेम बिटवीन द सेल and its external environment is called osmosis। तो ध्यान दीजिएगा डिफ्यूजन में गैस का एक्सचेंज होता है और ओस्मोसिस में वाटर का एक्सचेंज होता है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि डिफ्यूजन और ओस्मोसिस कैसे वर्क करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास हाई कंसेंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पर बहुत सारे, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन कैसी है, हाई है। यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की और यहाँ पर थोड़े बहुत ही मॉलिक्यूल्स है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन कैसी है, लो कंसेंट्रेशन है। तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन हाई है और यहाँ पर कंसेंट्रेशन लो है। तो डिफ्यूजन कैसे होता है, देखिए मूवमेंट ऑफ गैसेस, जब भी गैसेस का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, उस प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाएगा। देखिए एक बात बताइए, जहां पर चीज ज्यादा प्रेजेंट है उधर से ही तो कम साइड की तरफ मूव करेगी, भाई जहां चीज कम है वहां से तो ज्यादा की तरफ जा ही नहीं सकती। आप खुद बताइए। अब देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप सबके पास बॉडी स्प्रे है ना, परफ्यूम बॉडी स्प्रे आपके पास को होगा, तो आप उसको अगर हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, है ना। जब हम बॉडी स्प्रे को प्रेस करेंगे तो बॉडी स्प्रे के अंदर क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब हम उसको प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इन्वायरमेंट में, पूरे इन्वायरमेंट में खुशबू फैल जाती है ना। क्यों, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ है। तो इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन बोला जाता है। व्हेन द गैस move from the gases, molecules move from a region of
हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। भाई ज्यादा से ही तो कम की तरफ जाएंगे, कम से ज्यादा की तरफ कैसे चले जाएंगे, है ना। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और गैसेस कौन सी हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो आई होप डिफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं ओस्मोसिस की, ठीक है। सपोज हमारे पास एक ही हमारे पास क्या है, सेल है ना। अब ये उसकी मेम्ब्रेन है, क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सपोज वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट है ना। तो अब यहाँ पर देखिए ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इस कंडीशन में लो कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो बताइए क्या होगा, लो से हाई की तरफ जाएंगे, हाई से लो की तरफ जाएंगे। भाई देखिए, अगर आप एक बात इमेजिन कीजिए, कहीं फर्श पर पानी पड़ा है ना, यहाँ पर बहुत सारा पानी है और दूसरी तरफ पानी नहीं है, तो पानी जहां होगा वहां से ही तो कम की साइड में जाएगा या जहां कम होगा वहां से ज्यादा की साइड में जाएगा, सोचिए, है ना। तो क्या होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ज्यादा मात्रा में है और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कम मात्रा में है, हाई कंसंट्रेशन में है, लो कंसंट्रेशन में है। तो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होगा, और कैसे मॉलिक्यूल्स, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, तो जो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ पर ये प्लाज्मा सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हुआ, उस प्रोसेस को कहा गया osmosis. I hope these two scenarios are very well clear to you. आपको कोई भी इसमें डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, I surely reply to your comment. आप इसको नोट डाउन कर लीजिए if you need it. जब हम बात करते हैं ओस्मोसिस की, तो देखिए ओस्मोसिस के अंदर 3 इंपॉर्टेंट सिनेरियो आते हैं और ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीजें। आप इन तीनों टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ओस्मोसिस की, तो उसके अंदर 3 सिनेरियो आए हैं। द फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, द अनदर वन इज isotonic solution and the next one is hypertonic solution. तो चलिए एक एक करके तीनों चीजों को समझिए, क्या होता है इनमें और किस तरह से ये चीजें मूवमेंट करती हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, हाइपो मतलब लेस, हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस। तो जब हम बात कर रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो क्या होता है, देखिए एक सॉल्यूशन में 2 चीजें होती हैं, एक तो हमारा सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, जिसको हमने वाटर लिया है ना। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। देखिए, तो यहाँ पर सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है। जब हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लेस कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूट की। ये एक बीकर है और हम इस बीकर में एक सेल को डाल रहे हैं। आप सपोज इस तरह से इमेजिन कीजिएगा, ये मैंने एक बीकर लिया है, एक बर्तन लिया है, इसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। सोचिए बच्चों, ध्यान से देखिए, जब इस बीकर में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, क्योंकि ये हाइपोटोनिक है, हाइपो मतलब लेस, लेस मतलब सॉल्यूट कम है, तो वाटर ज्यादा है। आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पर सॉल्यूट बिल्कुल कम है और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। जब मैं ऐसे सॉल्यूशन में सेल को डालती हूँ, सपोज मैंने ये सेल इस सॉल्यूशन के अंदर डाल दी, तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी भाई, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कैसा है, ज्यादा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर कैसा है, ज्यादा है। तो ज्यादा, अभी मैंने आपको बताया था, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब क्या होगा, सेल के अंदर पानी जाएगा, तो वाटर का मूवमेंट कैसा होगा, इनटू द सेल। जब सेल के अंदर, यहाँ पर सारा पानी सेल के अंदर चला जाएगा। अब जब सेल के अंदर पानी भर गया तो सेल कैसी हो जाती है, स्वेल्स, फूल जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, सेल स्वेल्स अप, जो सेल होगी वो फूल जाएगी। देखिए, मैं आपको इस चीज को एक और डिफरेंट मजेदार तरीके से समझाती हूँ। देखिए क्या होता है,
अब हमने क्या किया, हमने एक ग्लास लिया, सभी बच्चे एक ग्लास लीजिए, उसमें पानी लीजिए। हमने उस ग्लास में पानी लिया। अब क्या हुआ, अब हम क्या करते हैं, रात को कभी कभी ऐसा होता है हम बादाम पानी में भिगो के रखते हैं सुबह को खाने के लिए, तो ऐसे ही हमने किशमिश को लिया। एक किशमिश लो और उसको पानी में डालो, तो क्या होगा बताइए क्या होगा। आपको थोड़े टाइम बाद ऐसा दिखेगा कि किशमिश फूल जाती है ना। बादाम हम रात को भिगो के रखते हैं तो सुबह को फूला हुआ मिलता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ऐसा हुआ होगा ना कि जितना भी बीकर का पानी था वो पानी किशमिश के अंदर या बादाम के अंदर चला जाता है। जो किशमिश या बादाम होती है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर समा लेती है। क्यों समाया उस पानी को अंदर, क्योंकि उस किशमिश के या बादाम के अंदर पानी की मात्रा कम थी और ग्लास में पानी की मात्रा ज्यादा थी। तो अभी मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पानी का मूवमेंट होगा। तो ऐसे ही यहाँ हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूट यहाँ पर कम है, वाटर यहाँ पर ज्यादा है। जब मैंने इसमें सेल को डाला तो पानी ज्यादा की तरफ से कम की तरफ गया और जब पानी सेल के अंदर चला गया तो सेल फूल गई। आई होप आपको आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं हाइपरटोनिक की, उसके बाद में आइसोटोनिक को समझेंगे। अब हम बात करते हैं हाइपर मतलब कैसे बोलते हैं ना कि भाई क्यों हाइपर हो रहा है, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो। हाइपर मतलब ज्यादा गुस्सा, ज्यादा। तो हाइपर मीन्स हाई, ज्यादा, या फिर मोर। जब यहाँ पर क्या ज्यादा, सॉल्यूट की मात्रा, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है। अब जब मैं ऐसे सॉल्यूशन में सेल को डालूंगी, जब मैंने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल को डाला जहां पर पानी की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन कम थी, तो क्या होगा। अब देखिए यहां से सेल के अंदर जो भी पानी था वो बाहर की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हुआ। बाहर तो वाटर की कंसंट्रेशन कम थी तो ज्यादा कंसंट्रेशन से कम की तरफ पानी आया। तो यहाँ पर सेल कैसी हो जाएगी, जब इस सेल में से पानी बाहर निकल गया तो सेल कैसी होगी, सेल हमारी श्रिंक हो जाती है। श्रिंक मतलब सेल सिकुड़ गई, श्रिंक हो गई। तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं आइसोटोनिक। आइसो का मतलब क्या होगा, देखिए वर्ड से ही मतलब निकलता रहता है। आइसो मतलब सेम। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन इक्वल है और इस कंडीशन में मैंने सेल को डाल दिया, ये सेल आ गई हमारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, पानी अंदर भी उतना है और बाहर भी उतना है। तो पानी बोलेगा मैं मूवमेंट नहीं करता, भाई अंदर भी उतना पानी है और बाहर भी उतना पानी है, तो पानी का मूवमेंट क्या होगा, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर इस कंडीशन में 0 हो जाता है। यहाँ पर नेट मूवमेंट जो होता है वाटर का वो कितना हो जाता है, 0। ना पानी अंदर जाएगा और ना पानी बाहर आएगा। तो आई होप आपको ये तीनों सिनेरियो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज बच्चों कमेंट कर दीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड कमेंट कीजिएगा। और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज अपने दोस्तों को, अपने आसपास मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे सभी बच्चे, जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अपनी क्लासेस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वो सबको ये वीडियो अच्छी लगे, समझ आए और वो सब लोग जानकारी ले सके। किसी के साथ मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम अदर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।